तो भाई लगता है कि अभी मार्वल थोड़ा सीरियस हो चुका है, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन के पहले एपिसोड में कोई भी कॉमेडी नहीं होता, जो कि मुझे देख के काफी खुशी हुई। पहला एपिसोड बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, इसका एक्शन बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बढ़िया थी और शी हल्क जैसा ऐसा हग्गू टाइप का स्टोरी देखने के बाद इसकी जरूरत भी थी। स्टोरी काफी सीरियस लगती है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोकी और मून नाइट की तरह वन ऑफ द बेस्ट मार्वल शो बन सकता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेजेंट डे मॉस्को में, जहाँ एजेंट रॉस एजेंट प्रेस्कॉट नाम के किसी बंदे से मिलने जाता है। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि भाई एजेंट रॉस यहाँ पर कहाँ से आया, वो तो ब्लैक पैंथर 2 में ओकोए के साथ चला गया था। इसके बारे में हमें आगे पता चलता है। हमें दिखता है कि काफी सारे अलग अलग कंट्रीज में कई अलग अलग टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि स्क्रल्स कर रहे थे, ताकि वो सारे के सारे देशों के बीच में कोई जंग पैदा कर सके। अभी एजेंट प्रेस्कॉट नाम का कोई भी कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में नहीं है, ये ओरिजिनल कैरेक्टर है। यहाँ पर हमें एक जरूरी बात पता चलता है, कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी ने स्क्रल्स को एक नया घर देने का वादा किया था, लेकिन दोनों में से किसी का भी कोई अता पता नहीं, जिससे स्क्रल्स काफी गुस्से में है और उन्हें दूसरा कोई प्लेनेट नहीं बल्कि पृथ्वी चाहिए। तो वो लोग एक के बाद एक अटैक करके एक चेन रिएक्शन बना चुके हैं, जो कि इंसानों का नामो निशान मिटा देगा और वो लोग एक काफी बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन प्रेस्कॉट AAR अमेरिकन अगेंस्ट रशिया नाम का एक ग्रुप मॉनिटर करके जमा कर रहा था। उसे यकीन था स्क्रल्स इस अटैक से कोई जंग खड़ी कर देगा। फिर प्रेस्कॉट एजेंट रॉस को एक एविडेंस देता है, जिसे देखने के बाद रॉस उसे निक फ्यूरी के पास ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी अचानक प्रेस्कॉट रॉस के ऊपर हमला कर देता है और उसे लड़ाई में प्रेस्कॉट को गोली लगता है और वो मर जाता है। फिर जब रॉस उस डिवाइस को लेकर बाहर निकलता है, तभी एक अनजान आदमी उसका पीछा करने लगता है। हमें एक काफी लंबा चेस सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहाँ मारिया हिल एजेंट रॉस को निकलने का रास्ता बताती है, लेकिन उसी दौर में रॉस एक बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट लगती है और वो मर जाता है। फिर पता चलता है कि वो एजेंट रॉस और कोई नहीं बल्कि एक स्क्रल था, जो कि प्रेस्कॉट का एविडेंस मिटाने के लिए आया था, और वो आदमी जो उसका पीछा कर रहा था वो असल में टालोस था। इसके बाद हमें काफी बढ़िया ओपनिंग क्रेडिट्स दिखाया जाता है। उसके बाद एंट्री होती है हमारे निक फ्यूरी की, जो कि मारिया हिल के बुलाने पे आया है। निक फ्यूरी अभी सेबर में था। बेसिकली MCU में सेबर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम बताया गया है, जिसे हमने द मार्वल्स का ट्रेलर और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था। फिर निक फ्यूरी जाके मिलता है टालोस से और हमें एक काफी लंबा टॉकिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि टालोस की बीवी अभी मर चुकी है। दूसरे स्क्रल्स कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। टालोस को भी स्क्रल काउंसिल से निकाला जा चुका है और उसकी बेटी गाया अब उन्हीं के साथ मिल चुकी है। फिर मारिया हिल उन्हें बताती है कि स्क्रल्स का एक नया लीडर आ चुका है, ग्रेविक। ये कैरेक्टर कॉमिक्स में नहीं है, इसे इस शो के लिए अलग से लिखा गया है, जिससे कि इसका नेचर कुछ भी पता नहीं चलता। ये भटके हुए स्क्रल्स की गुस्से को और भी ज्यादा भड़का के अपने लिए इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए, जिससे इसने कजाकिस्तान में कोई हथियारों का गोदाम लूटा है। हमें ये भी पता चलता है कि स्क्रल्स पे रेडिएशन का कोई भी असर नहीं होता और वो लोग मोस्ट प्रोबेबली रशिया के सारे न्यूक्लियर प्लांट्स में ही रहते हैं। फिर निक फ्यूरी एक वॉक के लिए निकलता है और उसे एक बच्ची दिखती है। इस बच्ची को याद रखना तुम लोग, इस पे आगे बात करता हूँ। फिर निक फ्यूरी को 2 लोग किडनैप करके ले जाते हैं। किडनैप नहीं बल्कि निक फ्यूरी खुद ही किडनैप होता है। वो 2 लोग असल में MI6 की हेड सोनिया फेल्सवर्थ के थे, जो कि इससे पहले निक फ्यूरी के साथ काम कर चुकी है। फिर निक फ्यूरी बड़े चालाकी से वहाँ पे एक कैमरा फिट कर देता है और हमें बातों बातों में पता चलता है सोनिया फेल्सवर्थ भी रशिया में स्क्रल इन्वेजन को रोकने की कोशिश कर रही है और रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को वो हटा देगी। फिर सोनिया उसे बुढ़ा कहती है कि वो इतना जवान नहीं रहा जिससे कि वो इस मिशन को अंजाम दे पाए, और निक फ्यूरी को वहाँ से रवाना कर देती है। फिर दूसरे शॉट में हमें दिखता है गाया। ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में पहली बार 2019 में आई थी, जहाँ पर ये एक और स्क्रल के साथ अर्थ पे एक नॉर्मल फैमिली का रूप लेकर रह रही थी, ताकि स्क्रल्स के अगले इन्वेजन को करवा सके। ये पेपर पॉट्स का भी रूप लिया था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। फिर गाया को बीटो नाम का एक बंदा मिलता है। यहाँ दिखता है कि स्क्रल्स अभी एक न्यूक्लियर प्लांट न्यू स्क्रलोस नाम की जगह पे रहते हैं। तुम सबको तो याद ही होगा MCU में स्क्रल्स का एक्चुअल प्लेनेट था स्क्रलोस नाम से, लेकिन कॉमिक्स में उनका होम प्लेनेट का नाम था टारमैक्स 4, जिसको बाद में थ्रोन वर्ल्ड नाम दे दिया गया और उसे गैलेक्टस ने खा लिया और उसके बाद स्क्रल्स अर्थ पर आ गए। लेकिन स्क्रलोस नाम के भी एक जगह है जहाँ प्राइम स्क्रल्स रहते हैं। ये बेसिकली स्क्रल्स का एक एक्सटिंक्ट हो चुका ब्रांच है, जिसे सेलेस्टियल्स ने काफी बिलियन सालों पहले बनाया था। फिर गाया उस बीटो नाम के बंदे को ले जाती है और पता चलता है कि जो स्क्रल्स रेफ्यूजीज थे, लड़ नहीं सकते बच्चे हैं, वो वहीं पर रहते हैं, लेकिन वहाँ से निकल नहीं सकते। पर जो वॉरियर स्क्रल्स है, जो सारे अटैक्स वगैरह करते हैं, सिर्फ वही निकलते हैं। हमें फिर वो कैप्टन मार्वल वाली मशीन भी दिखती है, जिसके इस्तेमाल करके स्क्रल्स सारे लोगों का मेमोरीज लेके उनका रूप ले लेते हैं। फिर निक फ्यूरी ने जो कैमरा लगाया था, उससे पता चलता है कि स्क्रल्स ने इस दुनिया के सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल पावर को इन्वेट कर चुका है। हमें जेम्स रोड्स वॉर मशीन और अमेरिका का न्यू प्रेसिडेंट भी दिखते हैं, जिनमें से एक मोस्ट प्रोबेबली स्क्रल हो सकता है। फिर पता चलता है कि स्क्रल्स कोई बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान कर रहे हैं और वेसेली पॉर्पिचिन नाम का कोई एक बंदा उन्हें ये बॉम्ब्स बना के देता है और निक फ्यूरी और टालोस उसे जाके पकड़ने का प्लान बनाता है। फिर दूसरी तरफ ग्रेविक गाया को भेजती है वो बॉम्ब्स लाने के लिए, और निक फ्यूरी का टीम और गाया एक ही जगह पर आता है उस बॉम्ब को लेने के लिए। गाया तो वो बॉम्ब लेके निकल जाती है। उसके बाद फ्यूरी और टालोस आके वेसेली पॉर्पिचिन को मारने की धमकी देते ताकि वो बॉम्ब कहाँ है बता दे। फिर हमें काफी बढ़िया एक्शन सीन दिखता है, जहाँ पता चलता है कि वो बॉम्ब बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि एक स्क्रल था। फ्यूरी को उसको मार देने के बाद मारिया हिल और टालोस गाया का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन टालोस ठहरा हमारा दयावान स्क्रल। वो गाया को बताता है कि उसका माँ मर चुकी है और उसे वहाँ से जाने देता है। फिर गाया को इस बात से बहुत ही दुख पहुंचती
जाती है और वो टालोस को रात में जाके ग्रेविक का सारा प्लान बता देती है कि 3 बॉम्ब्स यूनिटी डे पे ब्लास्ट किए जाएंगे। वो उन पे इंफ्रारेड स्प्रे कर देगी ताकि टालोस उन बॉम्ब्स को ढूंढ पाए। फिर टालोस और फ्यूरी अगले ही दिन इंफ्रारेड कैच करने वाला चश्मा लगा के पहुंच जाता है वहाँ पे और उन बॉम्बर्स को ढूंढ भी लेता है। लेकिन यहीं पर हो जाता है कांड। ग्रेविक को फ्यूरी के प्लान्स के बारे में सब पता होता है और उन बॉम्बर्स के बैग से भी कुछ भी नहीं निकलता। वो बैग्स खाली होते हैं और ग्रेविक उन बॉम्ब्स को कहीं और छुपा के रखा था। फिर हमें दिखता है कि फ्यूरी को रास्ते पे जो बच्ची दिखी थी वो और कोई नहीं बल्कि ग्रेविक खुद था। उसने प्रोबेबली उस बच्ची को मार के उसका चेहरा ले लिया होगा। फिर हमें दिखता है कि ग्रेविक उन सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है और वहाँ पे एक भगदड़ मच जाती है और उसी भगदड़ के बीच में ग्रेविक फ्यूरी का रूप लेके मारिया हिल को गोली मार देता है। फ्यूरी हिल के मरने पे पूरा टूट जाता है, लेकिन तभी उसे कोई वहाँ से घसीट के ले जाता है और ये एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाती है। पहले मुझे लग रहा था कि ये मारिया हिल कोई स्क्रैल होगी और दूसरे किसी एपिसोड में वापस आ जाएगी, लेकिन तभी हमें क्रेडिट्स पे दिखता है स्पेशल गेस्ट कोबी स्मल्डर्स। तो शायद ये सिर्फ इसी एपिसोड में दिखेगी और शायद असली में मारिया हिल मर चुकी हो। और ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मारने के बाद शो में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि काफी दिनों से एमसीयू से मिसिंग था। तो बस ये था दोस्तों मेरा सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 1 ब्रेकडाउन। मैंने अगर कोई भी डिटेल मिस कर दिया हो तो वो कमेंट में लिख के जरूर बताना। और तुम लोग को इसका पहला एपिसोड कैसा लगा ये भी बताना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं किसी एक और दिन किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।